हेलो नमस्कार दोस्तों, और ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने आदर्शों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रही है उसमें उत्तकों के बारे में, उत्तक की परिभाषा, उत्तकों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया। विभज्योतक उत्तक कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में। विभज्योतक उत्तक, दूसरा था स्थायी उत्तक और तीसरा स्रावी उत्तक। तो ये 3 भागों में हमने उत्तकों को उनकी सरलता से अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। विभज्योतक उत्तक जिनमें विभाजनशील क्षमता पाई जाती है, स्थायी उत्तक ये इस प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए होते हैं जो कोशिकाएं परिपक्व हो चुकी होती हैं, और ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है। तो फिर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जैसे जाइलम फ्लोएम, स्रावी उत्तक ये स्रावन करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। विभज्योतक उत्तक के बारे में अपन पिछली वीडियो में अध्ययन कर ही लिया, और अब जो नेक्स्ट है वो टाइप है सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। अब स्थायी उत्तक है, ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ये उत्तक जो है परिपक्व कोशिकाओं से बने हुए होते हैं और जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, जो एक निश्चित आकृति और आकार धारण कर चुके होते हैं, जो एक निश्चित आकृति एवं आकार धारण कर चुके होते हैं। कि इस प्रकार के उत्तक जो परिपक्व कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जिनकी वृद्धि, जिन कोशिकाओं की वृद्धि या तो पूरी हो चुकी होती है या फिर वो निश्चित आकृति और आकार धारण कर चुके होते हैं, ये स्थायी तौर पर विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। ये स्थायी तौर पर विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं। कि भाई इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, और विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाओं का समूह होता है उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये विभाजन की क्षमता नहीं, पूर्ण परिपक्व अवस्था धारण कर चुकी हुई कोशिकाओं का समूह खो चुके होते हैं। इसलिए ये कहलाते हैं स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। और इन्हें कोशिकाओं, इनमें उपस्थित कोशिकाओं के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें
भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पहला है सरल ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। सरल ऊतक सिंपल टिश्यू, और दूसरा है जटिल ऊतक जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अब इसमें इन दोनों ऊतकों में इनको भी फिर कई भागों में बांटा गया है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सरल ऊतक को फिर कई भागों में बांटा है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऊतक, स्थूलकोणोतक और दृढ़ोतक। तो अब एक तो इसको थोड़ा सा इसकी परिभाषा ध्यान रखना। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू वे होते हैं कि ये ऊतक परिपक्व कोशिकाओं से बने हुए कोशिकाएं जो अपनी एक निश्चित आकृति धारण कर चुकी होती हैं, जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है, और ये स्थायी तौर पर अपनी विभाजन की जो क्षमताएं होती हैं, जिनमें ग्रोथ करने की क्षमता जो होती है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी होती है। तो ये कोशिकाओं का समूह स्थायी ऊतक कहलाता है। स्थायी ऊतक को इन कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर इन्हें फिर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब अपन सरल ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है इसका, इसको सरल स्थायी ऊतक भी बोल सकते हैं, बाकी उसको अपन सरल ऊतक। सरल ऊतक ये एक ही प्रकार की एवं समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं और संरचना और कार्य के आधार पर संरचना एवं कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में, इसको फिर 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मृदुतक, दूसरा है स्थूल कोणोतक, और नंबर 3 है मृदुतक, स्थूल कोणोतक और तीसरा है दृढ़ोतक। अब देखो इनको पैरेन्काइमा,
दूसरा है स्क्लेरेंकाइमा, और नंबर 3 है दृढ़ोतक को बोलते हैं, सॉरी इसको कोलेनकाइमा बोलते हैं, स्थूल दृढ़ोतक इसको बोलते हैं स्क्लेरेंकाइमा दृढ़ोतक, SCLEREN कोलेनकाइमा। तो सरल उत्तर क्या होते हैं कि एक ही प्रकार की या एक समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं से बने हुए होते हैं सरल उत्तर जो है। इनको फिर संरचना एवं कार्य के आधार पर मुख्य रूप से फिर इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में अच्छा से ध्यान रख पाएंगे। पेरेन्काइमा मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक और स्क्लेरेंकाइमा होते हैं दृढ़ोतक। तो ये इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड है। अब इन 3 भागों का अपन अलग अलग है, एक एक भाग का डिटेल से वर्णन करेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसमें नंबर 1 है पेरेन्काइमा। कौन सा है पहला? पहला है इसमें मृदुतक। देखो पेरेन्काइमा जो ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं जीवित और पतली कोशिका व्यक्ति मृदुतक की कोशिकाएं जीवित एवं पतली कोशिका भित्ति युक्त होती हैं, पतली कोशिका भित्ति युक्त होती हैं। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, ये सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ये कोशिकाएं सेल्यूलोज एवं कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती हैं। कैल्शियम पैक्टेट की और सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं और इनमें द्वितीयक स्खलन नहीं पाया जाता। इनमें द्वितीयक स्खलन नहीं पाया जाता है। तो मृदुतक पेरेन्काइमा क्या होते हैं? पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं, एक तो जीवित कोशिकाएं होती हैं, पतली कोशिका भित्ति होती हैं जो कोशिकाएं, और इसकी जो कोशिकाएं वो सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती हैं। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में ये भाग हैं जो अलग अलग से बने हुए होंगे। मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं वो सेल्यूलोज और कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती हैं और इनमें द्वितीयक स्खलन मतलब द्वितीय का जो जमा होता है वो द्वितीयक स्खलन इनमें नहीं पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं विभिन्न आकार, अंडाकार, गोलाकार या आयताकार होती हैं। इसकी कोशिकाएं विभिन्न आकार, जैसे गोलाकार,
अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं, हो सकती है। ठीक है, तो ये मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं जीवित होती हैं, पतली कोशिका व्यक्तियुक्त होती हैं और इनकी कोशिकाएं सेल्यूलोज और कैल्शियम की बनी हुई होती हैं। इनमें द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार, अंडाकार या आयताकार भी हो सकती हैं और इनमें अंतरकोशिकीय अवस्था, इनमें अंतरकोशिकीय जो गैप है वो पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं तथा रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका उपस्थित होती है। तो ये हो गया अपना पैरेन्काइमा कि पैरेन्काइमा में उत्तक की जो कोशिकाएं हैं, मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित पतली कोशिका व्यक्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं, सेल्यूलर कैल्शियम फैक्ट्रेट की बनी होती हैं और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार, अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं और इनकी कोशिकाओं के बीच में जो सेल्यूलर स्पेस होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश इसकी कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। जैसे इस तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के बीच में ये जो कोशिकाएं जैसे बनी, तो ये जो गैप है ये इनकी कोशिकाओं के बीच में पाया जाएगा और ये कहलाता है इंट्रासेल्यूलर स्पेस। इंट्रा स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश। और इनकी कोशिकाओं में रिक्तिका भी पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं के बीच में जैसे कोशिका की संरचना के बीच में रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये तो है अपना पैरेन्काइमा उत्तक। पैरेन्काइमा उत्तक इस यह उत्तक जो है पादप के सभी अंगों, जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि में या बीज में पाया जाता है। इसके बारे में हम देखो थोड़ा सा। मृदुतक पाया कहाँ जाता है? मृदुतक जो होता है ये उत्पत्ति एवं वितरण उत्पत्ति एवं वितरण डिस्ट्रीब्यूटेशन उत्पत्ति एवं वितरण, यह उत्तर सभी पादप अंगों, यह उत्तर सभी पादप अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि सभी अंगों में, ये पादप के विभिन्न अंगों में अधिचरण और भ्रण उत्तक में, यह है उत्तक पादप के अधिचरण एवं भरण ग्रंथिशु भरण उत्तक तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये पादप के जो सभी भाग हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि जो भी हैं और उनमें पाया जाता है तथा यह उत्तक पादप की अधिचरण और भरण उत्तक तंत्र में भी पाया जाता है। ये फल एवं बीजों में गूदे, भ्रूणकोश और बीज पत्र में पाया जाता है।
इसके अलावा संवहन ऊतक तंत्र, कौन सा संवहन ऊतक तंत्र, कौन सा संवहन ऊतक तंत्र, जाइलम एवं फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम की कोशिकाओं में भी मृदुतक पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम में भी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, में भी मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। तो ये होता है अपना आज का मृदुतक पैरेन्काइमा। कि पैरेन्काइमा ऊतक जो है, ये ऊतक सभी पादप अंग जो हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज, जो भी ये पादप अंग हैं, इन सभी पादप अंगों में मृदुतक पैरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है। ये ऊतक अधिचर्म भ्रूण ऊतक तंत्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये संवहन ऊतक तंत्र के जो जाइलम और फ्लोएम है, उसमें भी मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और मृदुतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ये समयनेधा एवं द्वितीय बलकोट की मृदुतक कोशिकाएं कागेधा, समयनेधा एवं कागेधा से विकसित होती हैं। इसकी कोशिकाएं समयनेधा एवं कागेधा से विकसित होती हैं। तो ये होता है ऑर्कैमियम और वेस्कुलर कैमियम। समयनेधा, वेस्कुलर, ऑर्कैमियम और वेस्कुलर कैमियम से इसकी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। समयनेधा एवं कॉर्केधा से मृदुतक की कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये पादप के सभी जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, बीज आदि, उनमें भी है मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा ये अधिचर्म जो बाहर अधिचर्म लेयर का निर्माण करती हैं अधिचर्म में, और भ्रूण ग्राउंड टिश्यू में भी है इसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा संवहन ऊतक तंत्र, जाइलम और फ्लोएम में भी मृदुतक की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसकी कोशिकाओं की उत्पत्ति वेस्कुलर बंडल सिस्टम और कॉर्कैमियम कोशिकाओं समयनेधा से और कॉर्केधा से इनकी कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो ये तो है मृदुतक। अब इनको भी पादप शरीर की संरचना और कार्य के आधार पर फिर से कई भागों में डिवाइड किया गया है, और इसको अपन पढ़ेंगे कल। आज की वीडियो में बस इतना ही।